ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर थे, उनको लॉलीपॉप दे के ठंडा कर दिया गया। कानून वापस नहीं लिया है। 700 किसान मर गए हैं, 700 किसान मर गए। एक जवान आदमी नहीं बोला। हमारे देश की जो लड़कियां मेडल ले आई थी विदेशों से, आज वो जंतर मंतर पर बैठ के उनकी कौन कौन सी दुर्दशा नहीं हुई, लेकिन आदमी ने एक बात नहीं बोला। इसके बाद लगता है कि जैसे दिल ही नहीं है। आपने रेल बेच दिया, हेल बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच रहे हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में बंद करने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग चुनाव आयुक्त हुए हैं जिनके बारे में आप जान लीजिए कि क्या है। आज जो है देश की पूंजी किन लोगों के हाथ में जा रही है। रेल को क्यों प्राइवेट कर रहे हो? आज हम लोग टिकट लेते हैं, रेल के अंदर चले जाते हैं, कल दिन अडानी का आदमी बाहर की खिड़की पर टिकट बेचेगा और चेक करेगा, उन्हीं का आदमी बैठा, वहाँ जाके गरीब आदमी झांक भी नहीं पाएगा कि रेलवे स्टेशन कैसा है। आप हमको एक चीज का खाली जवाब दे दीजिए। अभी आपने राम और मंदिर की बात किया, हमारे सह संयोजक जी ने भी बताया आपको। आप ही बताइए कि अगर पत्रकार महोदय आप बीमार हो जाएंगे तो सबसे पहले राम मंदिर जाएंगे कि अस्पताल जाएंगे? हम राज्य से हड़ताल करने नहीं चल रहे हैं। पूरा केंद्र जब हमारे हड़ताल में होगा तो अवश्य सुप्रीम कोर्ट न्याय दे, और इस समय चंद्रचूड़ जी, माननीय चंद्रचूड़ जी न्याय देंगे। हम लोगों को विश्वास पूंजीपतियों को संविदा पर नियुक्ति जो हो रही है 18,000 पर ये ठेकेदारों को दे रहे हैं, और हमारा कर्मचारी जो काम कर रहा है फील्ड में उसको 5,000, 7,000, 3,000, कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि महीने 2 महीने उनको कोई वेतन ही नहीं मिल रहा। तो दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज 24 में। मैं हूं RK निषाद। दोस्तों बता दें कि आज हम फिर से प्रयागराज में मौजूद हैं, और जैसा कि पिछली खबर में हमने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से ट्रक ड्राइवरों के धरना समाप्त होने के बाद तमाम अधिकारी कर्मचारीगण अलग अलग विभाग के पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर निरंतर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और ये क्या कुछ कहना चाहते हैं हमसे और आपसे, और साथ ही तमाम बड़े बड़े नेता मंत्री विधायकों, अपने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कुछ इनकी गुहार है। आइए आप लोगों को सुनाने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल हमारे बीच में आज ये क्या कुछ बातें रखना चाहते हैं। क्या सुनना वो सर? हमारा नाम RD यादव, महामंत्री हूँ नॉर्थ सेंट्रल लेवल की का जी, और उपाध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जी, हिंद मजदूर सभा का कार्यकारी सदस्य। क्रमिक अनशन पर आप लोग बैठे हैं, कब तक चलने वाला है ये आपका क्रमिक अनशन? देखिए, मामला जो है बहुत पेचीदा है। हमारा आंदोलन तो 1 साल हो गया करीब चलते चलते, अब आखिरी मोड़ पर हम पहुँच चुके हैं। अभी हमने डिसाइड किया है 4 दिन का प्रोग्राम क्रमिक अनशन का वो चल रहा है, अब दूसरा दिन है। और एक क्रमिक अनशन केवल इलाहाबाद नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने कर्मचारी हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। पूरे देश में ये प्रोग्राम चल रहा है, और हमारी डिमांड जो है, कोई पेंशन को हम लेना नहीं चाहते, बल्कि हमारी पेंशन छीन ली गई है, हम वापस चाहते हैं। ये कोई नया नहीं है आपके लिए? नया नहीं है। हमारी पेंशन 1957 में जो हमें स्वीकृत की गई थी उसको सरकार ने छीन लिया। आज झगड़ा इस बात का है कि जो पूंजीपति या ये आप कहिए कि जो कॉर्पोरेट घराने हैं सरकार के साथ मिलकर के कर्मचारियों पर हावी है, कर्मचारियों को हकों छीना जा रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। उसमें पेंशन भी हमारी है, पेंशन में मिलती थी, लेकिन पेंशन हमारी सरकार ने हमारे मुंह से, हमारे हाथ से छीन लिया और हमारे बुढ़ापे का सहारा खत्म कर दिया। इसलिए हम आज क्रमिक अनशन बैठे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जो पेंशन है वो हमें जो छीनी गई वापस कर दिया जाए। तो कहीं न कहीं कहा जाए सर कि देशव्यापी लड़ाई है। देशव्यापी लड़ाई है, एक दो आदमी की लड़ाई थोड़ी, देशव्यापी लड़ाई है और लड़ाई लंबी चलेगी। तो जिस तरह से ट्रक ड्राइवरों ने देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया था, अलग अलग जगह पर उन्होंने आंदोलन किया था, फिर उसके बाद से कहीं न कहीं सरकार को झुकना पड़ा, तो क्या इसी तरह पूरे देश में वही माहौल हो गया? वो ट्रक ड्राइवरों का मामला, उसके लिए कानून पास हुआ और उस कानून के विरोध में लड़ाई गई। हमारे लिए कोई कानून इन्होंने जो बनाया, जो 1957 बनाया, वो 2004 में इन्होंने एक नई पेंशन ला दी, नई पेंशन ला दी, उस पेंशन के विरोध कर रहे हैं। अभी आज रेलवे की बात करूं तो रेलवे में 9 लाख नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत लोग काम कर रहे हैं, और रेल में करीब 4 लाख पुरानी पेंशन वाले रह गए हैं। तो पुरानी पेंशन वाले पाएंगे, लेकिन नई पेंशन नए आदमी जो वो नहीं पाएंगे, तो नए वाले कहाँ जाएंगे? आज स्थिति है
कि आप कितने बड़े अधिकारी हो जाएं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कोई पूछता नहीं है। अगर पैसा आपके पास है, कोई मिल रही पैसा है तो सब पूछेगा, वरना पूछता नहीं है। कितने लोगों को मैंने भीख मांग के देखा है, तो बड़ी विडम्बना है। और मैं तो कह रहा हूँ हमारी डिमांड कोई थोड़ी है, लेकिन हमारी हाथ की लकड़ी छीनी, हमारे हाथ से लाठी छीनी गई, मोटी छीनी गई, वो भाई हमारा वापस कर दो, तुम्हें कोई हक नहीं है। और ये अपने मन थोड़ी दे रहे। आईएलओ का कन्वेंशन जो जारी हुआ 1952 में, उस कन्वेंशन के सापेक्ष में इन्होंने 1957 में 15वां श्रम सम्मेलन बुलाया। उस श्रम सम्मेलन ने पेंशन दिया, आज पैसा हमारी छीन लिया इन्होंने। तो छीनिए भाई, अब क्या हक था? तो क्या लगता है जिस तरह से आप कमी कंसर पर बैठे हैं निरंतर, ये आज कोई नई बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि लगातार आप लोग इसी तरह आंदोलन करते चले आए हैं और तमाम धरना प्रदर्शन करते चले आए हैं, अभी तक जो है आपकी मांगों पर अमल नहीं किया गया। क्या आने वाले समय में आपकी बातों पर विचार किया जा सकता है? देखिए, अमल तो किया जा रहा है, मैं नहीं कहूँगा नहीं किया जा रहा है। जैसे जो आदमी, हमारे रेलवे की बात बता रहा हूँ, जो आदमी 60 साल नई पेंशन स्कीम भर्ती हुई है, 60 साल के पहले उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको पुरानी पेंशन के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरह से जब आंदोलन हुई है, कुछ उपलब्धियां हुई है, लेकिन हम ये सब नहीं चाहते। हमें तो सीधी सीधी बात है, जो हमारी पुरानी पेंशन थी, उस पर पुरानी पेंशन जो आपने छीन लिया उसको वापस कर दिया, हमारे पास हमें चाहते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आपने सुना, बता दें किस तरह करके बहुत सारे अधिकारी कर्मचारीगण हमारे साथ, सबसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल जो इनका क्रमिक कंसन है, अरे पांडे जी, और अच्छी खासी सैलरी पाते हैं लोग भागने की। जिंदाबाद 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 बात करेगा जिंदाबाद 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 इसके बाद केंद्र के जो हमारा नेतृत्व है, वो निर्णय करेगा कि हम आगे कोई कार्यवाही फिर कार्यक्रम देंगे या सीधे हड़ताल पे जाएंगे। ये निर्णय केंद्र को देना है, जो केंद्र निर्णय देगा उस पे हम तैयार हैं। तो क्या ये इस बार आपकी आर पार की लड़ाई? ये इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको कल भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं। एकदम आप जान लीजिए कि सरकार को मुंह छिपाना होगा, ये स्थिति आएगी। सरकार ठीक है, मैं कल भी बताया था कि राज्यों में बेईमानी इसलिए कल दे रहे हैं कि ये केंद्र में बैठे हुए हैं, सारे अधिकारियों पे शिकंजा कस ले रहे हैं। लेकिन जब ये केवल केंद्र का चुनाव आयोग निर्धारित हो जाएगा, चुनाव मतलब घोषणा हो जाएगी, तब ये किस पे दबाव बनाएंगे? तब तो ये कार्यकारी रहेंगे ना। तो इसलिए ये मान के चलिए कि इस बार इनकी बेईमानी नहीं लगेगी। पुरानी पेंशन दे देंगे तो हम लोग इनके साथ हैं, हमें किसी से शौक थोड़ी है, इनका कोई विरोधी थोड़ी है, ये हम लोगों को अपना ले रहे हैं। तो क्या पर्सनल इनके साथ हैं या फिर नहीं? पर्सनल नहीं, सरकार के साथ हम कर्मचारी रहता ही है। उसमें कौन की बात है? सरकार में रहेंगे फिर हम इनको मानेंगे, नहीं सरकार में रहेंगे फिर जो सरकार रहेगी उसको मानेंगे। कुल मिला के आप सरकार के हैं? हम सरकार के कर्मचारी, हम किसी के नहीं हैं, न किसी पार्टी के हैं, ये पक्का है। दूसरी चीज ये जान लीजिए, जब हमारी नियुक्ति होती है उसी समय पेंशन का अंश काट लिया जाता है, और उसके बावजूद ये बेईमानी कर रही है सरकार। हमारा वो भी पैसा काट ली है और अंशदान भी हमसे 10% ले रही है। ध्यान दीजिए, न्यू पेंशन स्कीम में कितनी बड़ी बेईमानी है। पुरानी पेंशन स्कीम देने के लिए हम जब हमारी नियुक्तियां होती हैं, इन्होंने कोई संशोधन किया कि हम उस पैसे को इसमें वेतन बढ़ा दे रहे हैं, 350 के बजाय हम 4000 कर दे रहे हैं। अगर ऐसा कुछ करते तो हम लोगों को भी समझ में आता कि नैतिक है, ये टोटल अनैतिक है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये कर्मचारियों की सरकार नहीं है। ये एनपीएस में पता ही नहीं है किसका पैसा किस खाते में है। तो आप बताइए कि उसको मिलेगा क्या? बेचारे रिटायर होने के बाद जाए कहाँ, किसके पास जाए? ये इनकी जो फर्में हैं, ये अपने पूंजीपतियों को किस देश में दे दिए हैं कोने पर। कोई प्रयागराज का कर्मचारी हो, वो बताइए मुंबई जाएगा, और मुंबई रिटायर होने के बाद जो 1 रुपए नहीं पाता है, वो एक बार जाने आने में उसको तो खत्म हो गया ना, तो क्या लड़ेगा? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए, इसके अलावा कोई स्थिति हमें मंजूर नहीं। हो सकता है कि आपकी पुरानी पेंशन बंद करके सरकार जो है आर्थिक व्यवस्था का सुधार कर रही है। अरे भाई, इतना आर्थिक व्यवस्था का अगर सुधार करना होता तो पहले अपना बंद करें ना। अगर ये अपना बंद, हम कल भी कहे हैं,
ये 3 नहीं 5 पेंशन ले रहे हैं। एक बार विधायक हुए तो लिए, दोबारा राज्यसभा से हो गए तो लिए, दोबारा सांसद हो गए तो लिए, फिर राज्यसभा से हो गए तो लिए, फिर विधानसभा में आ गए फिर लिए। इनके लिए अरे इतनी छूट शायद या देश में किसी की, अरे भाई आईएएस को भी इतनी छूट नहीं है। हमारा जो सरकार चला रहे हैं उनको भी वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अपने पैसे से उनको जाना होता है, अपने पैसे से गाड़ियां खरीदना होता है, अपने पैसे से सब कुछ करना होता है। इनके बाल बच्चों की भी सेवा सरकार करती है, मतलब समझ लीजिए। इनके परिवार नात रिश्तेदार सब जो है भैया इनके बराबरी हम लोग हो सकते हैं। ये यही गलती कर रहे हैं जो सरकार का नौकर हमें नहीं मान रहे हैं, अपना नौकर मान रहे हैं। गलती इनकी है। हो सकता है कि आपकी पेंशन रोक करके सरकार किसी नई रणनीतियों पर काम करे, हो सकता है नई नियुक्तियों। अरे सरकार खुद जब बता तो रहे हैं, विधायक जी सांसद जी क्यों ले रहे हैं? ये छोड़ दे, हम लोग महंगाई नहीं करेंगे, हम लोग महंगाई नहीं करेंगे भाई। ये अच्छा इनको पेंशन चाहिए? आप बताइए, आप एक न्याय की कुर्सी पे आप बैठ जाइए, हमको पार्टी मान लीजिए, क्या इनको पेंशन चाहिए? किस आधार पे इनको पेंशन ले रहे हैं? कौन सा आधार है, कौन सा नियम है? हमारी तो एक नियमावली बनी हुई है। अब चूंकि ये विधान बनाते हैं तो विधान ये दूसरे के लिए बना रहे हैं गलत, अपने लिए फट 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 पास। ये गंदा, इनको न्यायिक व्यवस्था को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये न्यायिक व्यवस्था भी गड़बड़ कर रहे हैं। अब कल हमने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अध्यादेश ला दे रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना एक तरह कर रहे हैं, क्योंकि ये विधायिका है। अब विधायिका विधान बनाने वाला होता है तो न्यायपालिका को भी इग्नोर कर रहे हैं। तो इनकी स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। ये सरकार में अगर यही स्थिति रह गई, आज ये जो देख रहे हैं केवल भूख हड़ताल वाले प्रतिनिधि हैं, आम लोगों को हम लोगों ने नहीं बुलाया है। हमारे चूंकि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सैकड़ों संगठन हैं, एक आदमी को बुला लिया 100 लोग ऑटोमेटिक हो गए। और इधर आपके जो भी संगठन हैं, हमारे NCRMU के 4-4, 5-5 शाखाएं हैं, इनको 1-1, 2-2 लोगों को बुला लिया। हम लोगों ने आम लोगों को नहीं बुलाया है। भूख हड़ताल में केवल वही जो नेता बने हैं, जो कांटों का माला पहने हैं, केवल उन्हीं लोगों को बुलाया गया है। और जिस दिन हमारी हड़ताल होगी उस दिन आम लोग एकदम से टूट पड़ेंगे। आप जान लीजिए अब क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछली बार हम लोग 2013 में हड़ताल किए, 2018 में हड़ताल किए। सरकारें हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करा करके हमारी हड़ताल फ्लॉप कराती हैं। ये इनकी मंशा होती है, किसी वकील को खड़ा करके हमारी हड़ताल को विफल कराते हैं, हाई कोर्ट के अधीन करा देते हैं। हम लोगों ने वैसे आप मान लीजिए कि इस बार हाई कोर्ट भी हस्तक्षेप इसलिए नहीं करेगी कि केंद्र से हमारा होने जा रहा है हड़ताल। हम राज्य से हड़ताल करने नहीं चल रहे हैं। पूरा केंद्र जब हमारे हड़ताल में होगा तो अवश्य सुप्रीम कोर्ट न्याय दे। और इस समय चंद्रचूड़ जी, माननीय चंद्रचूड़ जी न्याय देंगे, हम लोगों को विश्वास एकदम विश्वास है। इसलिए कि यहाँ देखिए हम लोग 13 में हड़ताल किए, हमें राइट है हड़ताल करने का। उस हड़ताल को विफल करने का काम कि एक अपना वकील कोई खड़ा करके जनहित याचिका दाखिल करा करके सरकार का इतने करोड़ का नुकसान हो रहा है, इसलिए ये हड़ताल रोकी जाए। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के समादर में पिछली बार हमारे गवर्नमेंट प्रेस के अध्यक्ष और महासचिव जो हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अजय कुमार भारती जी, वो भी सोमोटो से जनहित याचिका दाखिल हुई, उसमें जो है उनको तलब कर लिया गया कंटेम्प्ट में। माननीय सुधीर अग्रवाल जी थे। जब हम लोग वहां पेश हुए तो स्थिति ये हुआ कि आप क्यों हड़ताल कर रहे हो, क्यों काज लिस्ट नहीं छापे? हम लोगों ने बताया कि हम कमजोर आदमी हैं, हमें पुरानी पेंशन चाहिए और पुरानी पेंशन के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारा कोई सरकार से लेना देना और नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि आप अपना मुकदमा दाखिल करिए पेंशन के लिए, उन्होंने रिलीज कर दिया कंटेम्प्ट। तो ये समझ लीजिए ऐसे भी न्यायप्रिय जज हैं, न्याय मिलेगा। अच्छा चलिए, इसके बाद भी क्योंकि आपने कहा कि इस बार डू और डाई का ये तो पक्का है भाई। अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर आगे की सरकारें नहीं रहेगी, इसके बाद फिर क्या करेगी? जब सरकारें नहीं रहेगी तो ये करेंगे क्या? दावा इसलिए ये हमारे बच्चों की आह है, हमारे परिवार की आह है, हमारे लोगों की आह है, हमारे सारे समूह की आह है। आह का
निर्बल कौन सताइए जाकी मोटी हाय, मुए खाल के सार से लोग भस्म हो जाए। आप जान लीजिए सरकार भस्म हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि हाय से सरकार नहीं गिरती, वोट से। अरे भाई जब हाय हमारा होगा, जब हाय हमारा होगा तो हम लोग यहाँ देखो पसीना छूट रहा है, जाड़ा में अगर पसीना छोड़ रहा है तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? अरे एकदम मान के चलिए कि इनको कमल के बजाय कहीं जाएगा जो पेंशन की बात करेगा, हाँ। वही देश पर राज, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज तो सुन पा रहे हैं, ये है उन पीड़ितों के बयान जो अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। और बता दें कि इसमें सिर्फ पुरुष ही सम्मिलित नहीं है, महिलाएं भी हैं जो अपनी सहभागिता निभा रहे हैं और वो भी अपने दर्द बयां कर रही है। भाई हमें भी बुढ़ापे का सहारा चाहिए, कल जब हम सेवानिवृत्त होंगे तो उस समय हमारे पास कोई सहारा होना चाहिए। हो सकता है हमारा बेटा लायकदार है या नहीं है, वो हमें आगे चल के हमारी सेवा कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, शुरुआत यहाँ से। क्या नाम हुआ आपका? आप आगे आ जाए। आप क्या नाम हुआ आपका? आज यहाँ पर क्रमिक अनशन में आप लोग भी उपस्थित हैं, किन मुद्दों को लेकर? आप लोगों को भी जरूरत है? जी जी। हाँ ठीक, कैसे? चलिए ठीक है। सबसे बड़ी खास बात है, मैं बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सबको बताया। राष्ट्रपति को करोड़ों की तादाद में लोगों ने अपनी साइन करके निश्चित लेटर भेजा, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर जगह जुलूस निकाले। जी जी। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं और जैसे आप कह रहे हैं ना कि सरकार नहीं देगी तो क्या कर लेंगे, अरे सरकार नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। 1974 की हड़ताल में मैंने झेला है, मैं जेल गया था, नौकरी निकाला गया, लेकिन सरकार उठ गई। सर आपने बहुत बड़ी बात कह दी, देश बर्बाद हो जाएगा, मतलब देश में सिर्फ आप ही लोग हैं। अरे हमें और कोई नहीं है। हम लोगों को जब हमें पेंशन मिलेगी तो देश ठीक होगा, हमारे बच्चे ठीक होगा, हमारे परिवार ठीक होगा, हमारे पेंशन नहीं मिलेगी देश बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। क्या बात पे आ जाएंगे, भीख मांगेंगे, मरेंगे, बर्बाद हो रहा है। आज क्या है, श्रम पर पूंजी हावी है, श्रम पर पूंजी हावी, और सरकार जो है कारपोरेट घराने को पूंजीपतियों को सहारा दे रहे हैं। अब पूंजी जो श्रम है वो बेचारा कहाँ जाएगा? बर्बाद हो जाए। बेरोजगारी है, भरी है, नौकरी नहीं मिल रही है। अब शिक्षा की हालत, शिक्षा में तमाम चेंजेस किए जा रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है। वादा किया है ना? अरे तो वादा किया है ना? समय तो आने दीजिए। वादा तो हम करते रहते हैं। अभी कहाँ समय आया? जब समय आएगा तो पूंजीपतियों से नौकरी करा रहे हैं। पूंजीपतियों को संविदा पर नियुक्ति जो हो रही है 18,000 पर ये ठेकेदारों को दे रहे हैं, और हमारा कर्मचारी जो काम कर रहा है फील्ड में उसको 5,000, 7,000, 3,000, कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि महीने 2 महीने उनको कोई वेतन ही नहीं मिल रहा है। सर नौकरी तो कर रहे हैं ना? अरे ऐसी नौकरी आप 18,000 रुपए पूंजीपतियों को देंगे। बैठे से बेकार वाला। अरे इसका मतलब लोग बेरोजगारी के लिए चिल्ला रहे हैं, वहाँ पर सरकार नौकरी दे रही है। नहीं, ये नौकरी है, इसको नौकरी कहेंगे आप? अरे एकदम ही दलाली है, आपको निर्धारित है 18,000, 18,000 में आप 5,000 देंगे, बाकी आप अपने जेब में रख लेंगे। तो आप दलाली कर रहे हैं, आप पूंजी। अरे भाई पूंजी तो क्यों ठेकेदार को दे रहे हो? हमारे पद रिक्त हैं, हमारे पद रिक्त हैं, क्यों नहीं नियुक्ति करते? रेलवे में 2 लाख पद रिक्त है, हर विभागों में पद रिक्त हैं, यहाँ तक कि 1/4 कर्मचारी हैं, 1/4 कर्मचारी काम कर रहे हैं पूरा। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए, आप नैतिक कहते हो, बड़े नैतिक हैं। अरे राम राम जपने से अगर नैतिक हो जाए तो बहुत लोग गांव में राम राम ज्यादा जप रहे हैं। कल से सर आप राम राम, मतलब राम से आपको इतनी जलन नहीं, राम से नहीं जलन है, राम को बेचने वालों से जलन है। राम को जो बेच रहे हैं, राम से कहा, राम ये बिना राम के आप भी जीवित नहीं हैं, बिना हम भी जीवित नहीं हैं। ये सही है, लेकिन हम अपने हृदय में राम को रखें ना, दिखावा करें राम को, बेचे केवल। अरे भाई राम की चर्चा करते हैं, राम की चर्चा करते हैं, और जो है रोजगार की बात करते हैं, रोजगार नहीं करते हैं। आप 5 साल जो है विधायक बनते हैं तो आपको पेंशन चाहिए, हम लोग 32 साल नौकरी करते हैं, हम लोग पेंशन नहीं चाहिए।
कहाँ के न्याय बताइए। एक विधायक आप ये बताइए, करता है, आपको पता है? विधायक 32 साल हम लोग नौकरी करते हैं, उसका कोई माने नहीं रखता। विधायक मेहनत नहीं करता, विधायक करता तो करता, अपने विधानसभा क्षेत्र में कर्मचारी भी भूखे रहकर बेचारा प्रचार प्रसार करता है, एक दिन लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करता है, उसको मिलना नहीं चाहिए। मिलना तो नहीं चाहिए, वो भी लगा ले रहा है। 32 साल नौकरी उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर 5 साल को मिलना चाहिए तो 32 वाला क्यों नहीं मिलना चाहिए? 5 साल वाले को अगर आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो 32 साल वाले के लिए उसको आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। आपके लिए आप पेंशन ले रहे हैं तब आर्थिक मजबूत हो रहा है, अब 32 साल वाले को आप पेंशन नहीं दे रहे हैं तो आर्थिक खराब हो रहा है। तो आपको जब साइलेंट दे रही है सरकार तो आगे क्या दे रहे हैं? बैठे बैठे लेने की और राज्यों में पैसे हो रहा है, वहाँ आर्थिक क्यों नहीं खराब होती? पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपको धन्यवाद। आप हमारे इस अनशन को, क्रमिक अनशन को कई दिन से दिखा रहे हैं, 2 दिन से। धन्यवाद आपका भी। और आप भी अपने श्रम को इसमें हमारे भागीदारी में बन रहे हैं। हमारे आदरणीय महामंत्री जी ने कई चीजें नियम का आपको बताई, लेकिन अभी आप हमको एक चीज का खाली जवाब दे दीजिए। अभी आपने राम और मंदिर की बात किया, हमारे सह संयोजक जी ने भी बताया आपको। आप ही बताइए कि अगर पत्रकार महोदय आप बीमार हो जाएंगे तो सबसे पहले राम मंदिर जाएंगे कि अस्पताल जाएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा जी सर। जब आप बिस्तर पकड़ लेते हैं सबसे पहले निकलता है हे राम। हाँ ठीक है सर, लेकिन तो पहले तो आप रामे के अस्पताल में गए ना। तो सर पहले उसी बेड पर जब अस्पताल डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाता रहता है तब राम बोलते हैं। राम के मंदिर में जाकर के आप ग्लूकोज नहीं चढ़वाते हैं, इसलिए राम की बात नहीं है। हमारे सह संयोजक जी ने कहा है कि राम से हमें कोई नफरत नहीं है, राम हमारे दिल में है, हमें नफरत है राम को बेचने वालों से नफरत है, राम से नफरत है। बेचना हो गया सर, और क्या है? 30 करोड़ ये बताइए, जो राम का नाम शुरू किया, आडवाणी जी ने राम का नाम शुरू किया, जोशी जी ने राम का नाम शुरू किया, उनका नाम खत्म कर दिया गया। अच्छा क्यों भाई? अगर बेच नहीं रहे हैं, स्वयंभू नहीं बन रहे हैं, तो उन लोगों को क्यों नहीं आने देते आगे? विषयांतर न करिए, मुद्दे पे आइए। आप विषयांतर मत करिए। ठीक है, हम इस पे ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। हाँ बताएं सर। बताना ये है कि आप काफी देर से आनंद ले रहे हैं और क्वेश्चन कभी इधर कभी उधर कर रहे हैं। जब आप बात करेंगे बातों से क्वेश्चन में क्वेश्चन करिए। अब मेरा ये कहना है कि सारे कर्मचारियों की फीलिंग्स को आप देख रहे हैं। कल आप लोग थे, वास्तव में हम लोगों की फीलिंग्स को आपने चलाया अपने चैनल पर, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने चलाया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर्मचारियों के अस्मिता का है। यहाँ जो यादव जी ने आपसे कहा तो आपने उसको पेश कर दिया। देश बर्बाद करने की बात उन्होंने कहा, देश बर्बाद करने का मतलब ये है कि कोरोना में कौन लोगों के काम आए? सरकारी कर्मचारी काम आए न। तो इस सरकार के विषय में मेरा सीधा कहना है कि ये आम लोगों की सरकार नहीं है, हमारा वेलफेयर स्टेट नहीं रह गया है, ये कारपोरेट्स की सरकार है। और कारपोरेट की सरकार में आप जानते हैं एक बधुआ मजदूरी कराया जाता है। आज जो है देश की पूंजी किन लोगों के हाथ में जा रही है? रेल को क्यों प्राइवेट कर रहे हो? आज हम लोग टिकट लेते हैं, रेल के अंदर चले जाते हैं, कल दिन अडानी का आदमी बाहर की खिड़की पर टिकट बेचेगा और चेक करेगा, उन्हीं का आदमी बैठा, वहाँ जाके गरीब आदमी झांक भी नहीं पाएगा कि रेलवे स्टेशन कैसा है। आज जो है जानते हैं प्रकारांतर से कितना सत्यानाश करने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे की आमदनी किसी भी ट्रेन में कम नहीं थी, सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला हमारा रेलवे विभाग था। लेकिन आज क्या है, इनकी पेंशन जो है रेलवे की कमाई पर निर्भर करती है। हमारी सेंट्रल पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। तो सबसे ज्यादा अगर आज मेहनत करता है तो रेलवे का कर्मचारी करता है, बैंक का कर्मचारी करता है। और इन लोगों को बैंक जैसे था, बैंक पहले क्या था, प्राइवेट लोग साहूकारों के हाथों में था। आज बैंक को बेच दिया जा रहा है, बैंक का निजीकरण कर दिया जा रहा है। और आज 12 बैंक हैं, कल दिन देखिएगा, मैं सार्वजनिक रूप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि 6 बैंक फिर प्राइवेट होने जा रहे हैं। 6 बैंक बचेगा। बैंकों का मर्जर क्यों हो रहा है? बैंकों का मर्जर इसलिए हो रहा है कि अडानी अंबानी का प्रोजेक्ट जब कम पैसा पड़ता है एक बैंक में तो दूसरे बैंकों में फाइल भेजी जाती है, तो उनका एक बार प्रोजेक्ट आवा या पैसा सैंक्शन हो जाए। देश की सारी पूंजी अडानी अंबानी के हाथों में दी जा रही है। हमको चिंता इस बात की है, आज़ादी को बचाया है इन्हीं रेलवे के कर्मचारियों ने, राज्य के कर्मचारियों ने, केंद्र के कर्मचारियों ने, किसानों ने। और आज जो बैठे हैं
महोदय, आज जो बैठे हैं किसी पार्टी की कोई सरकार नहीं है, आज व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार है। जो उनके खिलाफ उनके इंटरव्यू में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको ढकेल दिया जाता है। बीच में अगर कैमरे के बीच में आया, कैमरा उन पर फोकस रहे, इसलिए लोगों को रोक दिया जा रहा है कि 22 तारीख को और लोग आवन, मुख्यमंत्री आवन, अडवाणी जी आवन, जोशी जी आवन, कोई भी VIP न दिखाई दे। कहाँ ना दिखाई? अयोध्या जी में। अयोध्या में क्यों आ रहे हैं भाई? अयोध्या में के सवाल पर फिर अयोध्या मत आइए। अयोध्या में मत अरे अपने मुद्दे पर बात करिए यार। हम पुरानी पेंशन पर यहाँ धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और भगवान राम हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के रोम में है, उसमें कोई बहस नहीं, मुआयसा नहीं। और सुनिए, हमारा केवल ये कहना है आप लोगों से कि आप लोग जो हमारी समस्याओं को थोड़ा सा जितना जगह हो सके, विधायक उसी से आप भी पीड़ित हैं। आज TV चैनलों पर देखिए, अखबार में देखिए, सब कुछ उनके मुट्ठी में है। देश की कितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पर हम नाच करते हैं। ये पांडे जी ने चंद्रचूड़ साहब का नाम लिया। आज जो पेंशन हमको मिली है, उस पेंशन में जो सुधार हुआ है, चंद्रचूड़ साहब के पिताजी जब चीफ जस्टिस थे तो एक नकारा केस में उन्होंने कहा कि पेंशन भीख नहीं है, पेंशन दया नहीं है, पेंशन आपका अधिकार है। हम 7 साल तक मेहनत करते हैं, रेलवे की नौकरी करते हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी शिक्षा विभाग में करते हैं, हमको नौकरी, हमको पेंशन नहीं मिलेगी। तो 60 साल में अडानी का पूरा पीरियड 84-85 का है। इसकी हिस्ट्री देखिए तो मैं अपने मुंह से कहना ठीक नहीं समझ रहा हूँ। यहाँ हमारी महिला साथी भी है, बड़ा खराब काम करता था ये 84-85 में जब इसकी लाइफ शुरू हुई है। और आज ये नंबर 3 का पूंजीपति हो गया। कहाँ से हो गया, क्या हो गया भाई, कैसे हो गया? ये बहुत गंभीर सवाल है। हम लोग अपने भाइयों से जब कहते हैं, अपने साथियों से कहते हैं, हमारी हिस्से का पैसा किसी न किसी रूप में आज उनके पास भेजा जा रहा है। चिंता हमको इस बात का, आपने रेल बेच दिया, हेल बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच रहे हैं, आप संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में बंद करने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग चुनाव आयुक्त हुए हैं जिनके बारे में आप जान लीजिए कि क्या है। कल मैंने भाषण में कोई चीज़ नहीं है जो ने कहा हो। जो CBI है, आज ED है इनके पास, सबसे पूरे लोग भ्रष्टाचारी लोग इनके पास जब जाते हैं तो दूध से नहा करके बढ़िया स्वच्छ हो जाते हैं। अभी शराब की मांगे पूरी हो जाएंगी, कल आप भी दूध से नहा कर निकलेंगे। देखिए एक चीज बताएं, हमारी मांगे अगर ये पूरी करेंगे तो हम इनका स्वागत करेंगे। लेकिन नहीं, सुनिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपका, इसका जवाब सुनिए। देश में हम किसान, कर्मचारी, गरीब, मजदूर सबके साथ खड़े हैं। जब तक सबकी मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी, हम अकेले अपनी मांग के लिए यहाँ नहीं खड़े हैं। हमारे कामों से पूरा समाज प्रभावित होता है। जो सरकारी अस्पताल हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये कितनी मेहनत करते हैं, इस बात का अंदाजा आप नहीं है लोगों को। अब आज इनकी सरकार में तमाम इनके लेखक हैं, इनके कवि हैं, इनके बाबा लोग हैं, तमाम ढंग से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जगह जगह कुछ लोग मोहल्लों में जाते हैं, अरे ये तो 60,000 पाते हैं, आप कुछ नहीं पाते हैं, मोदी जी आपको देना चाहते हैं। मतलब कन्फ्यूशिया पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं जो। तो हर देश में क्रांति हुई है, हमारे भी देश में क्रांति अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये ऐसा काम कर रही है सरकार कि हमारे लोग भी इस बात को सोचने लगे हैं। ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर थे, उनको लालीपाप दे के ठंडा कर दिया गया, कानून वापस नहीं लिए। 700 किसान मर गए हैं, 700 किसान मर गए, एक जवान आदमी नहीं बोला। हमारे देश की जो लड़कियां मेडल ले आई थी विदेशों से, आज वो जंतर मंतर पर बैठ के उनकी कौन कौन सी दुर्दशा नहीं हुई, लेकिन आदमी ने एक बात नहीं बोला। इसके बाद लगता है कि जैसे दिल ही नहीं है। जो इशू अभी आप उठा रहे हैं, 2014 में जब वो निकले थे तो क्या क्या कहे थे आप बताओ। पत्रकार हो, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था। हो सकता है अभी उनको मुहूर्त नहीं मिला हो, क्यों सकता है, क्या हो सकता है? अरे मुहूर्त से मिला तो कहा यार। उन्होंने और क्या कहा था, बोले हैं कि ऐसे 15 दिन में
15 लाख रुपया आप लोगों के खाते में चला जाएगा। हम लोग के साथी ऑफिस में बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, इधर से आवाज आ रही है साहिल जी, सर एक अब इनसे भी जान लेते हैं। आइए दीजिए भैया, इधर दे दीजिए, इन्होंने नीचे आ जाइए ना। आपके आई कार्ड से पता चलता आप रेलवे विभाग से हैं। हमको पुरानी पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन। भाग बच्चे क्या करेंगे बताइए, भीख मांगेंगे, क्या करेंगे बताइए। पुरानी पेंशन बहुत जरूरी है। जो अभी कमा रहे हैं वो कहाँ रखेंगे? वो कहाँ रखेंगे? कितना कितना मिलता है इस समय? सब क्या मिलता है? तो आप चाहती हैं कि किसी और को मौका न मिले, आपकी जो पेंशन है उसी से दूसरा नौकरी करे? नौकरी आप 2 करोड़ रोजगार मांग रहे हैं। आपको ये पता है कि सरकार कैसी रणनीति जो है लाने जा रही है? आपकी ही पेंशन से नई भर्तियां निकालेंगी और फिर उसके बाद वही पेंशन उनको सही लेगी। फिर हम तो पुराने में क्या, हम भी तो नए हैं, तो हमको भी तो पेंशन चाहिए। ये बस हम कहाँ नहीं, और राज्यों में जैसे पेंशन लागू हो गया तो वहाँ का आर्थिक बताइए मोदी जी कितनी पेंशन ले रहे हैं टोटल? 5 पेंशन ले रहा है। 7 पेंशन फिलहाल ले रहे हैं। अब वही जब रिटायर होंगे पीएम से वो पेंशन मिलेंगे। अरे कहाँ सुनिए भाई साहब, रुक जाइए, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वो छोड़िए पहले, माइक को छोड़ दीजिए। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उसका पेंशन को नहीं मिल रहा है क्या? आप ये नहीं देख रहे हैं उनका संत जीवन है, सादा जीवन, उच्च विचार। वो क्या करेंगे? अरे भाई साहब, धोनी है, उनको जो है घर परिवार से कोई मतलब नहीं हो। जो संत होता है ना, जो संत होता है, जो संत होता है झूठ नहीं बोलता है। जो संत होता है वो झूठ नहीं बोलता है। हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, झूठ नहीं बोलता है। जो संत होता है वो झूठ नहीं बोलता है। संत का मतलब सत्य, जो सत्य पढ़ित है वही संत होता है। और संत होता है सनातन, सत्य ही सनातन होता है। और सत्य को जो मानता है वो संत होता है, योगी नहीं होता है। झूठ बोलने वाला संत नहीं हो सकता है। या 15 लाख आ जाएगा आप लोग के खाते में, आया क्या? वो झूठ है ना, झूठ है कि नहीं है? मोदी जी झूठ बोलते हैं, झूठी बातों पर। यदि उनको इतना लग रहा है कि पुरानी पेंशन आने से खतरा है तो आप जितने सांसद विधायक हैं उनकी पुरानी पेंशन बंद कर दीजिए। और जितने आप मुख्यमंत्री है ना, 3 बार मुख्यमंत्री है ना, उसकी पुरानी पेंशन ले रहे कि नहीं ले रहे? ले रहे हैं। उनके वापस कर दें, वापस कर दें, जमा कर रहे हैं, वापस कर दें या सब खाता में जमा कर दें। भाई भारत सरकार कहाँ लेके जा रहे हैं आप? देख रहे हैं मतलब? अरे कहाँ लेके जा रहे हैं? मजा उड़ा रहे हैं भाई साहब, हमारे अडानी के जरिए स्विस बैंक में जमा कर रहे हैं। पहनते हैं, नहीं मतलब रखते हैं, का काम करते हैं, इसके अलावा किसी चीज से मतलब नहीं रखते। बैराग जीवन है उनका, चाहे मुख्यमंत्री पेंशन पाते, चाहे प्रधानमंत्री पेंशन पाते, सब लेकर जो है सरकारी कोष में जमा करते हैं। आपको पता है कर्मचारी पेंशन की बात कर रहा है, रिकॉर्ड है क्या इस बात? आपके साथ अन्याय कर रहा है। कैसे? जो कर्मचारी अपनी पेंशन की बात कर रहा है, इसका मतलब वो आम आदमी के साथ अन्याय कर रहा है। अन्याय नहीं कर रहा है, लेकिन बात तो समझेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अपने मुख्यमंत्री की पेंशन, जैसे कि उन्होंने बताया 7 पेंशन है, तो मतलब कि केंद्र सरकार के राजकोष में जो है वो दे रहे हैं। कहाँ वो लेके जा रहे हैं? आप लोग भी कहाँ दे रहे हैं? उसका क्या प्रमाण है? भाई पीएम फंड का बताएं तो नहीं, पैसा कितना आया आज तक देंगे। कि संत का काम कहाँ होता है? संत का परिभाषा क्या बहुत है? बढ़िया पत्रकार तो भाई, ये हमारी जो मांग है केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी का, ये राइट है पेंशन, कोई भीख और दया नहीं है। तो आप बात को क्यों घुमा रहे हैं? संत है, वो संत रहे, महात्मा रहे, अलग चीज है। आप क्यों कह रहे हैं कि वो पेंशन पा रहे हैं? अरे आप नहीं, एक बात और सुनिए, मोदी जी से आप कह रहे हैं जैसा मोदी जी किए वैसा भारत के सर्व नागरिक अगर करेगा, अपनी बीवी के साथ नहीं रहेगा, बाल बच्चे नहीं पैदा करे, देश कैसे चलेगा? ऐसे तुलना कैसे कर सकते? नहीं कर सकते ना। सब लोग अपनी मेहरारू को छोड़ दे। तो दोस्तों बता दें, सब लोग अपनी मेहरारू को छोड़ दे, उनके लिए सब लोग अपनी मेहरारू को छोड़ दे, संत बन जा, हो जाए। किसी ने कहा नहीं आपको? नहीं, आप तो कह रहे हैं ना। चलिए ठीक है दोस्तों, आप सुन पा रहे थे, ये सारे के सारे जो है वर्तमान समय में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारीगण है
जो अपने आने वाले भविष्य के लिए अपनी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर निरंतर क्रमिक अवसर पर बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं इनका कहना यह है कि हमारी पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, अन्यथा की दशा में जब हम वृद्ध होंगे या फिर सेवानिवृत्त होंगे उस समय हमारा सहारा कौन होगा, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली ही हमारी बुढ़ापे की लाठी है। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।